हाय फ्रेंड्स, चलिए आइए मैं यहाँ पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एनसीईआरटी समरी है ये, क्लास 4th अभी कर रहे हैं। स्पेशल सीटेट वालों के लिए है, ठीक है, सीटीईटी। इसमें सीटेट में इतने क्वेश्चन आते हैं ईवीएस वाले पोर्शन में। इसमें ईवीएस में कम से कम यदि 15 नंबर का कंटेंट आता है तो 10 से 12 नंबर का तो इसी चौथी और पाँचवीं के ईवीएस से आ जाता है। 2-4 नंबर का इधर उधर से आता है। तो चौथी और पाँचवीं, तीसरी चौथी पाँचवीं इनकी ईवीएस समरी आप लोग एकदम क्लियर, जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट, उनको नोट करिए और याद करिए, पढ़िए। तो यदि आपने ये सीटेट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इन 10 दिन 12 दिन में जो दिन बचे हुए हैं, इनमें से तीसरी चौथी पाँचवीं की एनसीईआरटी बुक को कवर कर लिया। मान लीजिए 30 में से जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें पेडागोजिकल इशूज़ भी दिए होते हैं तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। और कंटेंट में 12 से 13 नंबर यहाँ से तीसरी और चौथी और पाँचवीं की ईवीएस से आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं, ठीक है। यदि आपको आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट के लगाया होगा तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो चलिए ये बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आप लोग टाइम का सेट कर लिया करिए, तो अपने हिसाब से जो आपको स्पीड चाहिए हो वो उस स्पीड से आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करना है अपन को। यदि थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है तो आप लोग रोक के पुश करके उसको पढ़ सकते हैं। अब आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है बांस से बना पुल। अब बांस से पुल कहाँ पे बने हुए होते हैं? असम में बने हुए होते हैं, ठीक है। असम में बांस के पुल बने हुए होते हैं। बांस के घर भी बने हुए होते हैं असम में, लेकिन यहाँ पे पुल की बात होती है। तो चलो चलें स्कूल करके कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये बच्चे कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरी हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। इस तरह ये बच्चे कह रहे हैं जो असम में रहते हैं, वो बच्चे अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम इस तरह से स्कूल जाते हैं। यानी कि असम में बहुत बारिश होती है और असम में जो पुल बना हुआ होता है वो बांस की लकड़ियों का बना होता है। और यहाँ पे घर की भी विशेषता मैं यहीं पे बता देती हूँ। अभी चौथी पाँचवीं में अब शायद मिलेगा तो मैं साथ में बताते चलती हूँ कि असम में 10 से 12 फीट ऊंचे बांस से जो घर बनते हैं वो ऐसे, पहले यहाँ पे बांस की लकड़ी से बना हुआ होता है। 10 से 12 फुट ऊंचाई पर घर बने हुए होते हैं। तो वो कहाँ पे बने हुए होते हैं? असम में बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉली से। तो ट्रॉली से स्कूल लद्दाख के बच्चे जाते हैं जो लेह लद्दाख में रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली एक लकड़ी से बना झूला है। पुली की मदद से इसी रस्सी पर सरकती है और 4-5 बच्चे उस ट्रॉली पर बैठकर स्कूल जाते हैं और नदी पार करते हैं। तो ये ट्रॉली कोई ट्रैक्टर वाली ट्रॉली मत समझिएगा आप लोग, ये लकड़ी से बना एक झूला है। तो यदि ट्रॉली आता है कि ट्रॉली का यूज कहाँ पे होता है तो लद्दाख में होता है। और ट्रॉली क्या है? एक लकड़ी से बना झूला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है सीमेंट का बना पुल। तो ये सीमेंट का बना पुल नॉर्मल ही है, आप लोगों ने ये आम जगह में देखा होगा। सीमेंट का पुल बना हुआ होता है, ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बल्लम। ये भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है ये बल्लम। तो बल्लम क्या है? एक तो ये याद रखिएगा, यह लकड़ी की बनी छोटी नाव है और यह कहाँ चलती है? केरल में चलती है। कैसे? बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उनको नदी पार करनी होती है, तो नदी पार करने के लिए ये लकड़ी की बनी नाव से नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, जिसे हम बल्लम कहते हैं। यहाँ पे ऊंट गाड़ी आया। ऊंट गाड़ी कहाँ पे चलती है? राजस्थान में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि राजस्थान में जो रेत होती है, राजस्थान रेगिस्तान है ना, तो रेगिस्तान यानी बालू ही बालू होती है। तो क्या कहते हैं ये बच्चे कि यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, यानी कि रेत गर्म रहती है, इसलिए हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ पे चलती है? मैदानी इलाकों का एक गांव है जहाँ पे बैलगाड़ी चलती है। अब बैलगाड़ी में आप जानते हैं कि ये 2 बैल होते हैं और लकड़ी की बनी हुई एक गाड़ी होती है जो उसको वो खींचते हैं। तो ये मैदानी इलाकों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? बैलगाड़ी के द्वारा जाते हैं। यहाँ पे पेडागोजिकल, ये अध्यापक के लिए जो दिया होता है इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये पॉइंट जो यहाँ पे मिलते हैं आपको पेडागोजी में जो आंसर फाइंड करना होता है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्या कहते हैं, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। यानी अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानवर जो गाड़ी खींचते हैं उनको कितनी मेहनत लगती है, कैसे गाड़ी खींचते हैं, तो उन पर बच्चों के लिए उन पर चर्चा करें और बच्चों को संवेदनशील बनाए। नेक्स्ट चलते हैं साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी एकदम नॉर्मल पॉइंट है ये। साइकिल से सवारी आम जब लड़कियों को कई ऐसे गांव में जाने, यदि स्कूल दूर है वहां जाने की व्यवस्था नहीं है तो लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती हैं, उनकी स्कूल छोटे में ही बंद कर दी जाती है ना। तो ये साइकिल की सवारी यानी कि सरकार अभी भी कंटिन्यू ये स्कीम रखी हुई है कि 6 और 9th में साइकिल दी जाती है लड़कियों को, जिससे वो स्कूल जा सकें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएं। यहाँ पे ये है जुगाड़, इसको भी देखिए। ये जुगाड़, इसे हम जुगाड़ कहते हैं। यह क्या है कि हमारी, ये लोग कह रहे हैं ये जुगाड़ से स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। यानी कि आगे से मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। वह क्या है? वह एक प्रकार की जुगाड़ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जंगल से जाते बच्चे। ये जंगल से जाते बच्चे हैं, जहाँ जंगली एरिया होता है वहाँ से बच्चे जंगल से पार करके सन्नाटे अन्नाटे वाली जगह, जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, इतना खतरनाक एरिया होता है फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। बर्फ पर चलते बच्चे। ये बर्फ पर चलकर बच्चे जाते हैं कहाँ की? उत्तर की पहाड़ियों में, यानी लेह लद्दाख साइड, उत्तर कश्मीर साइड। तो ये लेह लद्दाख में ज़्यादातर बर्फ गिरती है। तो ये बच्चे क्या कहते हैं? बर्फ पर चल के स्कूल जाते हैं। तो क्या कहते हैं? मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। क्या कहते हैं कि ताज़ी जहाँ बर्फ गिरी हुई होती है उस पर पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई होती है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले बर्फ़ गिरी हुई है, तो वहाँ पे पैर फिसल सकता है, और यदि बर्फ़ ताज़ी गिरी हुई है तो वहाँ पे पैर धंस जाते हैं। इसलिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं, ठीक है। यदि एक का पैर धंस रहा है तो वो दूसरी उसको खींचेगी, यदि एक फिसल रही है तो दूसरी उसको खींचेगी। इसलिए 4 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं। कहाँ साइड? लेह लद्दाख साइड, जहाँ बर्फ़ अधिक गिरती है, ठीक है। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता उत्तराखंड में आ गए, जहाँ पत्थर ही पत्थर है। ये उत्तराखंड का एरिया है। ये लोग क्या कहते हैं? हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यह दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। यानी कि जो पथरीली रास्ता होते, ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता है, वो किस एरिया में है? उत्तराखंड एरिया में है, और बच्चे उसको आसानी से पार करके स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पे पेडागोजिकल दिया हुआ है कि स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें इतना ही दिया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट और यहाँ पे दिया हुआ है पेडागोजी के लिए। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है, ठीक है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें और बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए यहाँ पे ये इसका सेकंड चैप्टर है क्लास 4th EVS NCERT का। इसमें क्या है कि चैप्टर का नाम है कान कान में, यानी कि कानों के बारे में पढ़ना है कि कान कौन किसके हैं। यहाँ पे कुछ जानवर दिए हुए हैं कि एक दूसरे के कान लगाए हुए हैं, ये आपको सोचना है कि कौन किसके कान लगाए हुए हैं। जैसे ये इसके हाथी के कान लगाए हुए हैं हिरण, तो इस प्रकार से ये सभी आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे जानवर दिए हुए हैं और कान दिए हुए हैं। हाथी यहाँ यहीं से देख के आपको बताना है, तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं।
ये पंख अंक बताना है, जानवर कौन किसके पंख लगाई है, त्वचा से संबंधित है ये, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक है डिजाइन भी बनाओ शरीर पर उनकी खाल, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है यहाँ पे है ये कि जानवरों की खाल पर डिजाइन, जो जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीटेट में, तो ये पॉइंट नोट करिएगा आप। जानवरों की खाल पर डिजाइन क्यों होती है? जानवरों की खाल पर डिजाइन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण उनके पैटर्न, स्पेस को कहीं कहीं पैटर्न क्वेश्चन में मिल जाता है कि जानवरों के शरीर पर पैटर्न क्यों होते हैं, तो उनके शरीर पर बाल होने के कारण जानवरों के शरीर पर खाल पर पैटर्न बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल होते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है कान बाहर किस जानवरों के दिखाई देते हैं, खाल पर बाल होते हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, खाल पर पंख है। अच्छा, कान बाहर दिखाई देते हैं, ये सब एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो नोट करिएगा। यहाँ पे अभी पैडागोजी के लिए के दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। क्या करना है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कहाँ रहता है, इन पर बातचीत करना है और उनको अपने विचार रखने का भी मौका देना है कि आप लोग पता करें कि ये जानवर आपके यहाँ है तो क्या खाता है, कहाँ रहता है, ये सब उन पर चर्चा करनी है बच्चों के साथ अध्यापक को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेन वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको भी नोट करिएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं तो वे जानवर बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो वे जानवर अंडे देते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो बिल्कुल मिला होगा कि 2 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से छांटना होता है कि कौन सा सही है। तो ये 2 ऑप्शन दिए थे कि वे बच्चे देते हैं, सॉरी, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो वे जानवर अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब ऐसा कुछ खास नहीं है आई थिंक। यहाँ पे डायनासोर के बारे में ये पैडागोजी के लिए दिया हुआ है। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें, हर जगह के ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप उनसे क्रियाकलाप करवाना है बच्चों से। जो डायनासोर का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है उससे मिलता जुलता और भी चित्र बनवाएं, जैसे ये चित्र बनवाना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। यहाँ पे ये पैडागोजी के ये 3rd चैप्टर आ गया, नंदू की कहानी। तो नंदू की कहानी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। नंदू हाथी, यह है नंदू। तो हाथियों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हाथियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, नानी माँ, माँ की माँ। बच्चों से पूछें कि अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है अब कि क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा, यानी 1 क्विंटल से ज़्यादा, क्या 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह ही होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या हाथी, एक बड़ा हाथी क्या करता है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी कि हाथी अधिक आराम पसंद नहीं करता है। और वो कितना सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। कीचड़ में खेलता क्यों है, क्योंकि उसे कीचड़ में खेलना पसंद रहता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक, यहाँ पे ये मेन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये खेल रहा है हाथी कीचड़ में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया
कि तुमने पढ़ा है कि नंदू, ठीक है, तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू हाथी का बच्चा है नंदू, तो अपनी झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। कौन नेता होती है? सबसे बुजुर्ग हथनी। एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह झुंड छोड़ के चला जाएगा। ठीक, तो सबसे बुजुर्ग हथनी नेता होती है हाथियों के झुंड की। 10 से 12 हाथियाँ और बच्चे उस झुंड में होते हैं। 14-15 साल का हाथी झुंड छोड़ के चला जाता है। नंदू भी अभी छोटा है, जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी झुंड छोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हाथियों की सवारी हो रही है। कोई आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है, मेरे से मिस हो जाता है, तो आप लोग रोक के उसको नोट करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हाथियों के बारे में नहीं है, यहाँ पे ये दिया हुआ है जानवरों की सभा लगी हुई है। तो ये क्या कहता है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और वह है सपेरा। सेकंड है कि यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोलों में से निकलो और भी न जानो क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। ये है जो खेल तमाशा वाले रहते हैं वो को रखे रहते हैं। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। घोड़ा क्या कहता, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। ये अपनी कहानी सुना रहा है, ये अपनी दुखी घटना सुना रहे हैं। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। बिल्ली बोलती है, म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे कुछ बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। गुटुरगू जानते हो, लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। ये बोलता है, ठीक है। यहाँ पे हाथी का चित्र बना हुआ है। अब हाथियों का चित्र भी बनवाना है आपको बच्चों से। आप क्या जानते हो, हाथी परेशानी होने पर एक दूसरे की यानी कि अपने साथियों की मदद करते हैं। अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि क्या करते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, अमृता की कहानी। ये फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है अमृता की कहानी का। तो इसमें मेन अपन को जानना है कि अमृता कौन है और ये कहाँ से है और इसका ये किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अमृता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो चिपको आंदोलन चला था, ये अमृता की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यह है कि यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजली गांव में रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी अमृता? राजस्थान में जोधपुर के पास खेजली गांव में रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? अब उस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? क्योंकि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए उसके गांव का नाम खेजडली पड़ा। अमृता बिश्नोई आप लोगों ने नाम सुना होगा। चिपको आंदोलन से इसका संबंध है। पेड़ों से लिपट कर ये जान दे दी थी, ये और इसकी लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ पे अमृता की कहानी में सिर्फ इतना याद रखना है कि अमृता कहाँ की रहने वाली है। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव से रहने वाली है। और उसके गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? क्योंकि उसके गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी आगे और मिलेगा इसके बारे में। यहाँ पे ये दिया हुआ है पेडागोजी के लिए कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ये अमृता के कुछ दोस्त हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आप लोग पढ़ने का आप लोग के पास टाइम हो तो आप ये रोक के पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें, जो मेन है वो मैं बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट। समय बीतता गया। अब इसमें क्या होना है कि ये राजा हैं जो कहेंगे कि उस गांव में जाओ, अमृता के गांव में यानी खेजडली गांव में, वहाँ पे जो खेजड़ी के वृक्ष हैं उनको कुल्हाड़ी से काट करके फेंको, साफ करो। तो अमृता क्या करेगी? अमृता अपनी बेटियों के साथ जाएगी। यहाँ पे देखो लिपट कर अपनी जान दे दी। यहीं पे है कि अमृता को देखकर उसकी बेटियाँ
यहाँ पे अमृता भी जाकर लिपट जाती है और अमृता को देखकर उसकी बेटियां और उसके गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने भी पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। यहीं से चला था चिपको आंदोलन। ठीक, तो यहाँ पे ये ठीक है, ये है पॉइंट नोट करने लायक। और आगे यहाँ पे और वहाँ के लोगों को, जो खिजली गांव के लोग थे, उन लोगों को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ के लोगों को बिश्नोई परिवार या बिश्नोई समाज के नाम से जाना जाता था, वो बिश्नोई कहलाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना है और ये एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। ऐसे ही डायरेक्टली आपको वहाँ सीटेट में पॉइंट मिल जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है। अमृता के गांव में बहुत सारे खिजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ हैं? ये बच्चों से बातें करना है। ये पेडागोजी के लिए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, खिजड़ी का पेड़ है ये। ठीक है, यह पेड़ रेगिस्तानी के इलाके में खूब पाया जाता है। रेगिस्तानी के इलाके में यानी कि कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, ये अमृता की कहानी राजस्थान से ही संबंधित है, तो यह राजस्थान में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्या? इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसको जो ये लकड़ी होती है, खिजड़ी की लकड़ी, तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। मेन पॉइंट है कि खिजड़ी के पेड़ में, खिजड़ी की लकड़ी जो होती है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, घुन नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, यानी खिजड़ी का जो पेड़ होता है उसके फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो ये खिजड़ी का पेड़ है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3-4 पौधे ऐसे होते हैं जो एक ऑस्ट्रेलिया ओक होता है, वो इम्पोर्टेंट है। ये खिजड़ी का भी इम्पोर्टेंट है और एक नेफेंथिस पौधा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3-4 पौधे आएंगे, आप नोट करते चलिएगा। यहाँ पे खिजड़ी मिला, इसको स्टार लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए और याद रखिए। नेक्स्ट है, ये पेडागोजिकल इशूज दिया हुआ है कि बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करें। तो बच्चों से चर्चा भी करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है पर्यावरण के प्रति। ठीक है, यहाँ पे ये 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर कंप्लीट किया अपन ने 4th क्लास की एनसीईआरटी की समरी। तो मैं सीटेट तक होने तक 4th और 5वीं की पूरी एनसीईआरटी जो सीरीज है वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। 14-15 नंबर यहाँ पे अपने सीटेट में ईवीएस वाले पोर्शन में फिक्स करें, एकदम फिक्स। पेपर देने के बाद जब आप आएंगे तब कहेंगे कि हाँ ये पक्का यहाँ से पूछा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।